गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। रिफ्रैक्शन थ्रू मीडिया पढ़ा था, जिसमें हमने काफी सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे। उनका थोड़ा सा रिवीजन आज फिर कर लेंगे, पर पहले न्यूमेरिकल्स करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूं। जैसे कि हमने ये पढ़ा था, रिफ्रैक्शन थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम टू थर्ड मीडियम टू फोर्थ मीडियम एंड फोर्थ मीडियम टू अगेन फर्स्ट मीडियम, ये हमने पढ़ा था। तो मैं एक बार रिवीजन के लिए बता देता हूं, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। क्या था ये पॉइंट? आपने ये कहा कि ये हमारे पास मीडियम 1 2 3 4 5 एंड अगेन 1। आपने ये कहा था कि ये आपके पास रे ऑफ लाइट है, इस मीडियम पर इंसिडेंट हुई, नॉर्मल ड्रॉ किया, बैंड हुई, अगेन नॉर्मल ड्रॉ किया, अगेन बैंड हुई, अगेन नॉर्मल ड्रॉ किया, बैंड हो गई और अगेन ये वापस उसी मीडियम में चली गई। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये भी हमने बताया था, इस रे को हम इमर्जेंट रे ऑफ लाइट बोलते हैं, इस रे को हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बोलते हैं। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, ये तो हमने आपसे समझाया था कि कितने भी मीडियम को क्रॉस करके वो आगे चली जाए। तो एक बात याद रखना कि इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल के इक्वल होगा। सेकंड पॉइंट क्या बताया था बेटा? 1 म्यू 2, 2 म्यू 3, 3 म्यू 4, 4 म्यू 5, 5 म्यू 1 इज इक्वल टू क्या बताया था बेटा? 1। कि जब ये वापस अपने उसी मीडियम में जा रही है तो इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्योंकि आप अगर इसको लिखोगे तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1, इसको लिखोगे म्यू 3 अपॉन म्यू 2, इसको लिखोगे म्यू 4 अपॉन म्यू 3, इसको लिखोगे म्यू 5 अपॉन म्यू 4, इसको लिखोगे म्यू 1 अपॉन म्यू 5। देखिए ये तो ये कट गया, म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 म्यू 5 क्या आ गया? 1 हो गया। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है? 1 होता है। मेरी बात समझ गए? तो ये एक दो पॉइंट आपसे बताए थे जो ज्यादा जरूरी थे। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। रिवीजन के बाद हम जब न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको कहता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, अगला ये गिवन है एयर इज 3/2 गिवन है बेटा। दो आपके पास अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। एक है 9/8 और एक है 3/2। अब ये कहता है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आपने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली बात देखिए, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। आप सबसे पहले यू लिख के देख लीजिए, 1 म्यू 2। आप क्या लिखते थे? म्यू 2 अपॉन म्यू 1 क्या बोलते थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मेरे हिसाब से ये लिखते थे, और आपको पता भी होगा जिसको म्यू बाई 1 कब लिखा था? जब हमने फर्स्ट को एयर माना था। ये तो आप नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमने इसको लिखा क्या था। म्यू 2 अपॉन म्यू 1 हमने आपको बताया। तो देखिए, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ लिखी जाती है वो नीचे होता है, जिसके रेस्पेक्ट में बताई जाती है वो ऊपर होता है। मैं उसको वैसे ही लिख रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब डब्ल्यू म्यू जी लिख दिया जाए 9/8। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा मैं ये कह रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ए म्यू जी अगर मैं लिखूं तो उसको 3/2 लिख सकता हूं। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। मैंने क्या किया, मेरे पास ये दो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हमने क्या कहा भाई, दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है बेटा? इसको क्या लिख सकता हूं? म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूं मैं?
म्यू जी अपॉन म्यू ए विच इज इक्वल टू, बोलो लिख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ लिखा था 1 म्यू 2 को म्यू 2 अपॉन म्यू 1, इसी तरह इसको w म्यू जी है तो म्यू जी अपॉन म्यू w, ये लिख दिया, इसको म्यू जी अपॉन म्यू ए। क्लियर? ये हो गया 9/8 मल्टीप्लाई बाई 2/3, ये कितना आ गया बेटा 3/4। अब देखिए म्यू जी से म्यू जी कैंसिल, म्यू ए ऊपर चला गया, म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 3/4। इसको क्या कह सकते हो बेटा, क्या कह सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये क्या लिख सकते हो, म्यू ए अपॉन म्यू जी है ना, म्यू ए अपॉन म्यू जी को क्या कहोगे आप, ये कहोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और आपने निकालनी क्या है वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब पलट दीजिए म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए निकालना है आपने, तो कितना आ जाएगा 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, 4/3 आपका आंसर आ गया। बस यही आपने फाइंड आउट करना। तो आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। अगला एक और न्यूमेरिकल थोड़ा सा इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अगला न्यूमेरिकल मैं कह रहा हूं फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट। देखिए find the speed of light, find the speed of light of wavelength lambda is equal to 400 nanometer, 780 नैनोमीटर बताया हुआ है, कैलकुलेशन हो जाएगी शायद, वैसे तो 400 ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन एयर, ये कहां है इन एयर, इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बता रखी है 1.55, ये बताया। अब आप ध्यान से देखिए, मैं आपको ये कहता हूं कि आपने क्या निकालनी है भाई, स्पीड ऑफ लाइट वेव निकालनी है। बेटा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, अगर स्पीड ऑफ लाइट वेव की बात करें तो अगर हम यहीं से स्पीड भी निकाल सकते हैं और वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, स्पीड भी निकाल सकते हैं। 1 मिनट रुकना भाई, हाँ भाई देखिए स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ ये गिवन है। बेटा देखिए सबसे पहले तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये हमें मालूम है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास स्पीड होती है। यहां से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, C = न्यू लैम्बडा हमने पढ़ा हुआ है। अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो क्या आ जाएगी, 3 × 10⁸ अपॉन क्या आ जाएगी भाई लैम्बडा वेवलेंथ। एयर में वेवलेंथ कितनी है 780 × 10⁻⁹, क्योंकि लैम्बडा गिवन है 780 × 10⁻⁹ गिवन है। ठीक है, यहां से हमने क्या निकाल दी फ्रीक्वेंसी, किसमें आ गई हर्ट्ज। क्लियर? अब फ्रीक्वेंसी आ गई, आपको पता है कि किसी भी मीडियम में एंट्री करने के बाद फ्रीक्वेंसी तो कभी भी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। अब देखिए हमें क्या पता है क्या क्या चेंज हो जाती है, स्पीड भी चेंज हो जाती है और वेवलेंथ चेंज हो जाती है। स्पीड चेंज हो गई और वेवलेंथ चेंज हो गई, और वेवलेंथ कितनी चेंज होती है तो ये भी मैंने आपसे पहले भी बताया था। वेवलेंथ कितनी चेंज हो जाती है कि जब हम किसी भी मीडियम में जाते हैं
लैम्बडा मीडियम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लैम्बडा इन एयर अपॉन क्या लिख देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताया था कि नहीं कि जितनी वेलोसिटी कम होती है उतनी ही क्या कम हो जाती है, वेवलेंथ कम हो जाती है। तो वेवलेंथ निकाल सकते हो, तो लैम्बडा मीडियम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 780 नैनोमीटर अपॉन 1.5 मीटर में आ गया। पॉइंट क्लियर हो गया। ये आपके पास क्या आ गया, लैम्बडा मीडियम आ गया। इसी तरह स्पीड की बात करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, c अपॉन म्यू। ये भी हमने आपसे बताया था। और आप कैसे निकाल सकते हो, और आप ये कह सकते हो v इज इक्वल टू लैम्बडा मीडियम मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कभी बदलती नहीं, तो वो तो सेम ही बात है, यही आना है। क्या लिख दोगे, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो इस तरह आप स्पीड भी बता सकते हो और वेवलेंथ भी बता सकते हो, अगर आपसे वेवलेंथ पूछी जाए तो ये तो हमने क्या किया, डायरेक्ट बता दिया आपसे, डायरेक्ट आ गई। आपसे स्पीड ऑफ लाइट वेव पूछ सकता है, आपसे ये कहते हैं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव बताइए, तो वेवलेंथ भी आपसे पूछ सकता है, मीडियम के अंदर वेवलेंथ क्या होगी। तो ये सब आपसे पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट, अगला एक और एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल है, वो भी आपको बता देता है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल ये बताए जा रहे हैं क्योंकि ये काफी जरूरी है। अब ये कहता है कि ए लाइट बीम पास थ्रू मीडियम 1 to सेकेंड। ए लाइट बीम पास थ्रू 1 to सेकेंड, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एंड सेकेंड टू फर्स्ट, और उसके बाद सेकेंड से वापस फर्स्ट में जा रही है। देन prove that emergent ray is parallel with incident। इस तरह से पूछ लिया जाए तो कैसे प्रूव करोगे। देखो बेटा, मैंने कहा ये आपके पास कोई भी एक मीडियम है, सेकेंड मीडियम, ये आपके पास है फर्स्ट मीडियम। मैंने इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मैंने आपसे ये बताया। अब ये कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है सरफेस पर, हम क्या करते हैं बेटा, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। मैंने यहां नॉर्मल ड्रॉ कर दिया बेटा, देखिए नॉर्मल ड्रॉ हो जाने के बाद हम क्या कहेंगे कि भाई ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल I1 है। अब ये रे ऑफ लाइट बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी क्योंकि ये मीडियम में एंट्री कर रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब दोबारा से हम क्या करेंगे बेटा, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जब हम दोबारा से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हम क्या कहेंगे भाई, अब ये हमारे पास जो नॉर्मल ड्रॉ हुआ है बेटा, ये दोनों नॉर्मल है सरफेस पर, तो जितना एंगल मान लीजिए आपने कहा ये I2 एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा I2। अब I2 एंगल से इंसिडेंट हुई है रे ऑफ लाइट, अब ये बाहर निकलेगी और जितने भी एंगल से निकलेगी इस एंगल को हमने I3 एंगल बोल दिया। अब हमने प्रूव क्या करना है, देखिए बेटा ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट और ये इमर्जेंट रे ऑफ लाइट। ये याद रखो। अब ये कहता है कि ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल है इसका मतलब देखिए, अगर मैं इसको यूं बढ़ाऊं आगे तो ये दोनों पैरेलल जानी चाहिए। इसका मतलब जो नॉर्मल के साथ ये I1 बना हुआ था, I1 इज इक्वल टू I3, ये प्रूव करना है। ये तो अभी बताया है हमने, बट ये प्रूव करना है बेटा। मैं यहां आपको ये कह रहा हूं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। बेटा स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वापस एयर आ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल I1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल I2।
बोलो बताया था कि नहीं म्यू साइन आई कांस्टेंट, तो हमने ये लिख दिया। क्या हो गया, यहां से हमने क्या देखा, μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू साइन ऑफ I1। सॉरी इसको रहने दो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट सेकंड से कहां जा रही है, वापस फर्स्ट में, सेकंड से फर्स्ट में जा रही है, तो क्या कहोगे μ2 साइन I2, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, एंगल कितना है I2 इज इक्वल टू अगेन फर्स्ट में गई तो क्या कहेंगे μ1 इंटू साइन I1। बोलो कहेंगे कि नहीं, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने क्या किया, पहले तो ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई थी, रिफ्रैक्ट हुई, तो इन दोनों के लिए निकाला। फिर ये रे ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई और यहाँ रिफ्रैक्ट हो गई, तो इन दोनों के लिए निकाल दिया। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया, दोनों को अगर हम कंपेयर करें और दोनों को देखें बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो बेटा μ2 साइन I2 μ2 साइन I2 दोनों में है, दोनों में इसका मतलब क्या कहेंगे μ1 साइन ऑफ I1 इज इक्वल टू μ1 साइन ऑफ, बेटा ये I1 क्यों लिख दिया, ये एंगल कितना है I3 है, तो I3 लिखना पड़ेगा। क्लियर है, अब हमने क्या कहा μ1 से μ1 कैंसिल, साइन I1 इज इक्वल टू साइन I3। ये कब हो सकता है, जब दोनों एंगल क्या हो सेम, तो I1 इज इक्वल टू क्या आ गया I3। हो गया प्रूफ। मींस इमर्जेंट रे हमेशा इंसिडेंट रे के पैरेलल पास होगी, ये बात याद रखनी। ये दोनों एंगल हमेशा सेम रहेंगे अगर जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है और जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट फाइनली बाहर जा रही है। इन दोनों के लिए जब हम देखेंगे तो ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइन रहेगी, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और इमर्जेंट रे ऑफ लाइट, और ये दोनों एंगल इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों इक्वल एंगल रहेंगे। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट थी जो याद रखनी है। क्लियर, तो अब आप इसको नोट करिए। उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा इंपॉर्टेंट, और उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करते हैं। वैसे तो ये पॉइंट हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ही बता देना चाहिए था, बट मैं आपको अब बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को सभी अलग से नोट कर लेंगे। जो पॉइंट हम इस कंप्लीट यूनिट में यूज करने वाले हैं, हम कहेंगे इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन साइन ऑफ थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, या आप इंसिडेंट एंगल लेते हो, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल, एंड टेंजेंट ऑफ इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज नियरली इक्वल टू इंसिडेंट एंगल, एंड कोस ऑफ इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू 1। ये कब है, एंगल इज वेरी स्मॉल, और जरूरी नहीं है इंसिडेंट, कोई भी एंगल, मान लीजिए आर एंगल आ गया, तो आप क्या कहोगे, साइन ऑफ आर इज नियरली इक्वल टू आर, टेंजेंट ऑफ आर इज नियरली इक्वल टू आर, मतलब एंगल के इक्वल ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेडियन में ले लें, हम किस में ले लें, रेडियन में ले लें, मैं 1 डिग्री ले रहा हूं, बहुत कम होता है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमने कहा 1 डिग्री है, आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पाई अपॉन 180, बोलो पाई अपॉन 180 रेडियन आ गया, और पाई अपॉन 180 रेडियन को अगर हम बताते हैं तो कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू 180। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ये आएगा बेटा 0.00 एंड 11 90 कितना आ गया, तो एक जीरो लिया, उसके बाद अगेन नहीं गया तो अगेन जीरो लिया, 1 समथिंग जो भी है, ये वैल्यू आ गई। अगर आप ये कहोगे कि सर साइन 1 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो आप ये कहोगे कि सर जो साइन 1 डिग्री है ना, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 आ रहा है हमारा, ठीक है, इज इक्वल टू, जब आप इसकी वैल्यू देखोगे टेबल के अंदर तो 0.01 ही आ जाएगी।
एग्जैक्ट सेम। आप टेंजेंट की वैल्यू देखोगे, टेंजेंट 0.01, तो आपके पास 0.001 ही यही आ जाएगी। अगर 0.1 लेते हो तो 0.1, 0.3 ले लिया तो 0.3, क्योंकि ये एंगल वो छोटा एंगल है, वेरी वेरी स्मॉल एंगल है, ऐसा होता है। अगर ये केस है, इफ एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, ये लिखा जाएगा वेरी वेरी स्मॉल। अगर ऐसा है तो आप ये भी कह सकते हो देन साइन आई इज नियरली इक्वल टू टेंजेंट आई, ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। आप ये कह सकते हो साइन आर इज नियरली इक्वल टू टेंजेंट आर, ये भी आप कह सकते हो, ये आप यूज कर सकते हो अगर एंगल स्मॉल है तो, और ये आपको मिलेगा एंगल इज वेरी स्मॉल। क्लियर? तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम यहां पर यूज करेंगे। आगे देखिए, अब देखिए बेटा, अगला जो टॉपिक है सिंगल रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्लेन सरफेस। मैं इसको प्लेन सरफेस ही बता रहा हूं, आपकी बुक में आप देखोगे तो आपको मिलेगा एक टॉपिक एपरेंट डेप्थ। और केवल एक ही डायग्राम मिलेगा उसमें, मैं आपको कम से कम 4 डायग्राम समझाऊंगा जो आपके आईआईटी में, पीएमटी में आते हैं, वो सारे के सारे डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा। पॉइंट क्लियर है? ये हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्लेन सरफेस। जैसे कि हमने ये कहा एपरेंट डेप्थ, मैं ये कहता हूं बेटा ये एक मीडियम है, आपने ये कहा ये एक मीडियम है, ठीक है, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ये एयर है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये मीडियम। और जरूरी नहीं है ये एयर कोई भी दूसरा मीडियम भी हो सकता है। आपने कहा कि यहां पर एक रियल ऑब्जेक्ट है, एपरेंट डेप्थ में ये पूरी डेप्थ ले रखी है, उसमें ऑब्जेक्ट को यहां रख रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हो। आपने ये कहा कि ये आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आपने कह दिया ये ऑब्जेक्ट है, समझ आ गया? ये आपके पास एक रियल ऑब्जेक्ट है। आपने कहा कि ये जो डेप्थ है ना बेटा, ये एक्स डेप्थ है या टी डेप्थ है या डी डेप्थ है, ये आपकी मर्जी है, ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। आपने कह दिया कि ये डी डेप्थ है, मैं तो एक्स से बताऊंगा, और एक्स बताने के बाद फिर आगे के क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। हमने ये कहा कि अब हम इस ऑब्जेक्ट को बाहर से देखना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं एक एग्जांपल। आपने क्या लिया, एक गिलास लिया, गिलास में कॉइन डाल दिया, कॉइन उसके डेप्थ में चला गया। अब आप उस कॉइन को देख रहे हो, आपको वो कॉइन थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहा है, मैं केवल उसकी इमेज बनाना चाहता हूं। देखो बेटा ध्यान से। या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि आप एक टैंक ले लेते हो, टैंक में आप एक डब्बा ले लो और उसको पानी से भरो और छोड़ दो, वो डूब जाएगा। डूबने के बाद देखोगे कि डब्बा छोटा नजर आ रहा है और ऊपर नजर आ रहा है, ऐसा आप देखते हैं, तो हम उसका डायग्राम बना रहे हैं। ये कहता है कि यहां से रे ऑफ लाइट जाएंगी, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। जैसे ही ये इस सरफेस पर पहुंचेगी, ये सरफेस जो है बेटा, अगर मैं ये कहूं, ये सरफेस हमारे पास जो है एयर और मीडियम के कांटेक्ट में है। इस सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद ये रे ऑफ लाइट कहां जाएगी? सीधी बाहर निकलेगी। बाहर निकलेगी तो हमने कहा कि यहां 2 एंगल बन गए हमारे पास, ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बताइए। अब हमने क्या कहा बेटा, ये एंगल कितना बन गया आपके पास? R। ये एंगल कितना बन गया? R बन गया। हम क्या कहेंगे, दूसरी रे ऑफ लाइट ले जाएं, क्योंकि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे ऑफ लाइट ले जानी जरूरी होती है। दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने यहां से मूव करा दी, ठीक है। अब कोई भी रे ऑफ लाइट अगर स्ट्रेट जाती है तो वो सीधी पार हो जाएगी। नॉर्मली कोई भी रे ऑफ लाइट है वो कभी बेंड नहीं होती, वो हमेशा सीधी पास होती है। अगर दूसरी रे ऑफ लाइट ले जाओगे यहां से तो वो भी बेंड हो जाएगी।
अब क्या किया, हम तो बेटा यहां से देख रहे हैं, है ना, हम तो यहां से देख रहे हैं ऐसे, हो गया। हम यहां से देख रहे हैं तो सीधी सी बात है, जो ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है इसको पीछे मिलाएंगे, जहां पर भी मिलेगी वहां हमारी इमेज बन जाएगी। ये हमारी इमेज बन गई। इमेज को हमेशा आई से लिखते हैं, इमेज को हमेशा किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। एक मिनट, हाँ क्लियर है। अब देखिए यहां हमारी इमेज बन गई। मैंने कहा बेटा ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया, ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया, क्लियर। अब हम ये चाहते हैं कि एक तो ये कितना ऊपर दिख रहा है और एक ये सरफेस से कितना दिख रहा है, ये दोनों पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एक तो बॉटम से कितना ऊपर नजर आ रहा है, एक ये पूछा जाएगा कि सरफेस से कितना दिखाई दे रहा है, इसकी अपरेंट डेप्थ कितनी है। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, इसको बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। पॉइंट क्लियर हो गया। अपरेंट डेप्थ इसको आप वाई भी कह सकते हो, मैंने इसको वाई कह दिया। पॉइंट क्लियर है। चलो देखिए मैं एक बात बता रहा हूं बेटा, देखिए हमने ये डायग्राम काफी बड़ा बनाया क्योंकि आपको समझ आ जाए, बट आप देखिए आपके रेटिना का साइज कितना है, आपकी आई का साइज कितना है। आप जब इस आंख से देख रहे हो तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है वो तो वो छोटे से एंगल से आ रही है, समझ आ गया। मैंने ये कहा बेटा अगर ये इंसिडेंट एंगल आई है तो बेटा ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इंसिडेंट, क्योंकि ये लाइन कैसी है, वर्टिकल, ये लाइन भी कैसी है बेटा, वर्टिकल है, तो ये आई एंगल है, तो ये भी कितना हो गया, आई। बेटा अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी कितना हो गया बेटा, आर। बोलो कह सकते हो कि नहीं, क्योंकि हमने इसी लाइन को पीछे बढ़ाया। मैं यहां लेता हूं बेटा ट्रायंगल ओ ए बी, यहां क्या ले रहा हूं बेटा, ट्रायंगल ओ ए बी। अगर ओ ए बी ट्रायंगल लेते हैं, ओ ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ओ ए बी, ये बड़ी वाली ट्रायंगल, हम इसमें क्या कहते हैं बेटा, साइन आई इज नियरली इक्वल टू टेंजेंट आई। हियर I and R is very small, समझ आ गया। और हम सीधा टेंजेंट आई निकाल देते हैं। टेंजेंट आई निकालेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा देखो ओ ए बी, अगर आई यहां बना हुआ है तो ये तो बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। बोलो है कि नहीं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम क्या लिख देंगे बेटा, ए बी अपॉन ओ बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि आई के साथ वाला बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, विच इज इक्वल टू क्या कह दिया हमने, साइन आई। कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह हमने क्या कहा बेटा, साइन आर इज नियरली इक्वल टू, सीधा क्या कह दिया हमने, टेंजेंट आर। टेंजेंट आर अगर हम निकालते हैं तो देखिए ट्रायंगल कौन सी लेते हैं बेटा, ट्रायंगल आई ए बी, यहां हम इमेज और ए बी, आई ए बी, आर एंगल यहां बना हुआ है, तो वही बात परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी अपॉन बेस क्या है, आई बी। क्लियर है। और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, साइन आर। क्लियर है। वी नो म्यू इज इक्वल टू क्या कहेंगे बेटा, सॉरी बेटा हम ये कहेंगे रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अगर डेंसर से रेयर जा रही है 2 म्यू 1 इज इक्वल टू क्या कहा जाएगा बेटा, साइन आई अपॉन साइन। बोलो कहा जाएगा कि नहीं। रे ऑफ लाइट कहां से जा रही है, डेंसर से, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में, मतलब हम क्या कहेंगे बेटा, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू बताइए क्या है, हमने लिखा ए बी अपॉन ओ बी, अपॉन क्या हो गया बेटा, साइन आर की वैल्यू बताइए, ए बी अपॉन आई बी। ए बी से ए बी कैंसिल, आई बी ऊपर चला जाएगा, क्या कहेंगे बेटा, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इज इक्वल टू आई बी अपॉन। क्लियर है बेटा। म्यू 1 अपॉन म्यू 1 एयर है, एयर है तो म्यू 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1, और म्यू 2 इज इक्वल टू क्या कह दिया बेटा, जो भी मीडियम है उसको कह देते हैं, तो 1 बाई म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा,
आई बी अपॉन ओ बी, मतलब आई बी इज इक्वल टू क्या कर देंगे बेटा, ओ बी अपॉन म्यू, क्रॉस कर देते हैं, ओ बी इधर ले जाते हैं, आई बी आ गया। आई बी क्या है हमारे पास, वाई, और ओ बी हमारे पास क्या है बेटा, एक्स अपॉन म्यू, ये भी कर सकते हैं। तो जो आपके पास एपरेंट डेप्थ है, सरफेस से कितना नीचे नजर आ रहा है, कितना नीचे नजर आ रहा है, 1/μ टाइम्स ऑफ रियल डेप्थ, क्या कह सकते हो, देन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू 1/μ टाइम्स ऑफ रियल डेप्थ। ये बात याद रखनी। ये कब है, आपने ये भी समझना है, ये कब है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज रियली प्लेस्ड इन मीडियम, जब ऑब्जेक्ट रियली मीडियम के अंदर रखा गया हो। मेरी बात समझ गए, अगर ऑब्जेक्ट रियल सचमुच ही इस मीडियम में रखा गया है और हम रेयर मीडियम में देख रहे हैं, समझ आ गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो एपरेंट डेप्थ होगी वो x/μ हो जाएगी, समझ आ गया। अब ये कहता है कि ये कितना डिस्प्लेस होकर नजर आएगा, तो बेटा ये वाली वैल्यू निकालनी है, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, बोलोगे कि नहीं, दैट इज x माइनस एक्स अपॉन म्यू, क्या कह दोगे, 1 माइनस 1। ये हम आगे भी आपको पढ़ाएंगे, आगे भी निकाल कर दिखाएंगे। पॉइंट क्लियर हो गया, ये एपरेंट शिफ्ट हो गया, ये तो एपरेंट डेप्थ थी, ये शिफ्ट हो गया कि कितनी ऊपर शिफ्ट होकर नजर आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहले आप इस पॉइंट को नोट करिए, चलो इसको साफ करता हूं, ये साफ कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, बस अब फॉर्मूला चाहिए हमें। मैं ये कहता हूं बेटा, ये हमारे पास एक मीडियम है, और मैंने आपसे कहा था कि जरूरी नहीं है बॉटम में ही रखा हो, ऑब्जेक्ट अगर यहां रखा हो तो भी उसी के अकॉर्डिंग, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपने निकालना है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि बेटा देख लेते हैं, अब मैंने इंसिडेंट रे को यूं दिखाया, μ1, और ये है म्यू। अब ऑब्जेक्ट कहां है, अभी तक तो हमें मालूम ही नहीं है कहां है, क्योंकि इंसिडेंट जो रे ऑफ लाइट आ रही है ये ऊपर से यूं आती हुई नजर आ रही है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को यूं डॉट डॉट करके मिलाएंगे, मिलाया, अब हम कहेंगे कि ये हमारा इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, जो कितनी डेप्थ पर है, x, ओ से लिखेंगे। मेरी बात समझ आ गई होगी सभी, ये हमारा इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है, ये तो रियल था, जहां से रे ऑफ लाइट रियल जा रही थी, ये हमारा इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है। और इस तरह का इमेजिनरी ऑब्जेक्ट जब होता है तो हम क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट या इंसिडेंट हो रही है, यही नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया आपने डॉट डॉट लाइन से। जब आपने ये नॉर्मल ड्रॉ किए तो हम क्या कहेंगे बेटा, रे ऑफ लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये यहां बेंड हो जाएगी, यहां पर भी आएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि आपको पता है ये एंगल क्या है, आई एंगल है। अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, तो मैं ब्लू पेन से आपको बता रहा हूं, यहाँ टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि इनकी डायरेक्शन थी यूं, ये यहां जा रही थी, अब टुवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब है वो यहां जाएगी, ठीक है, एंड दैट इज टुवर्ड्स द नॉर्मल। और मीडियम सेम है, यहां हमारी इमेज बनेगी, ये ऑब्जेक्ट था, यहां हमारी इमेज बनेगी। अब मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये डिस्टेंस x थी, अगर हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना तो जो y है वो हमारा म्यू मल्टीप्लाई बाई x हो जाएगा, ये बात भी याद रखना। ये जो आपकी एपरेंट डेप्थ है वो म्यू मल्टीप्लाई बाई x हो जाएगी, क्योंकि ये इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज, समझ आ गया। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये डेप्थ कितनी है, इमेज आपको कहां नजर आएगी, तो ओरिजिनल में ऑब्जेक्ट जहां होना चाहिए था उससे भी ज्यादा गहरा नजर आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां है,
ऑब्जेक्ट दूर है। काफी बार हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि पानी भरा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट पानी से कहीं ऊपर है, ठीक है। अब वो पानी से ऊपर है, पानी के अंदर तो नहीं है ना। आप किसी पेड़ को देखते हो या पानी के किनारे कोई पेड़ है, आप उसको पानी में देखते हो। अब वो पेड़ तो कहीं बाहर है, अब उसकी इमेज पानी में बन रही है, तो जो उसकी ओरिजिनल हाइट थी उससे बड़ी बनेगी इमेज। मेरा कहने का मतलब ये है, ऑब्जेक्ट जब बाहर है और वो पानी के अंदर इमेज बना रहा है और आप बाहर से ही उसको देख रहे हो, मेरी बात समझ गए? आप यहीं से देख रहे हो, आप इसको देखने वाला भी बाहर ही है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा? तो आप इसको जो ओरिजिनल उसकी हाइट है, आप उससे भी बड़ा उसको देख पाएंगे। और कितना बड़ा देख पाएंगे? y इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स, जो डायग्राम से आपको नजर आ रहा है, जो हमने यहां से बनाया कि ये क्या है r और ये क्या है r। क्लियर? जब हम इसकी एक्सप्रेशन करेंगे तो अब की बार म्यू टाइम्स हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये मैं एक्सप्रेशन बार बार नहीं कराऊंगा, केवल डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए आपने ये कहा कि हमारे पास ये एक मीडियम है, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब की बार आपने ये कहा कि आपका ऑब्जेक्ट यहां है और ये रियल ऑब्जेक्ट है। समझ आ गया? ये क्या है? रियल ऑब्जेक्ट है। आप देख पानी में से रहे हो, यहां से देख रहे हो, ठीक है। जब आप यहां से देख पा रहे हो, यहां से देख रहे हो आप इसको, तो क्या होगा बेटा? तो ये कितना नजर आएगा? तो सबसे पहले तो आप ये बताइए ना कि ये सरफेस से कितनी हाइट पर है। सरफेस से कितना बताया हमने? x, क्योंकि हर एक में ऑब्जेक्ट को हम x बता रहे हैं। डायग्राम बनाइए, क्या कहोगे? रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, वो तो सीधी पार हो जाती है। दूसरी रे ऑफ लाइट कैसे दिखाओगे? किसी भी पॉइंट पर इंसिडेंट करिए, ये इंसिडेंट करिए आपने, अब क्या होगा? अब आप नॉर्मल ड्रॉ करिए। नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो क्या होगा भाई? नॉर्मल का रूल क्या कहता है? रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेटा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर दीजिए इसको, बेंड हो गई। अब आपने क्या कहा? आर इज लेस देन आई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई। अब आप क्या करेंगे? क्या ये दोनों रे ऑफ लाइट आगे कहीं मिलेगी? नहीं मिलती है तो आप इनको पीछे मिलाइए। क्या करेंगे हम इस रे ऑफ लाइट को पीछे बढ़ा देंगे बेटा, ऐसा। डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाएंगे, क्योंकि वर्चुअल और उनके बारे में मैंने बताया था कि जो रे ऑफ लाइट डायरेक्ट जाकर मिल जाती है वो रियल होती है, जो डॉट डॉट करके मिलती है वो वर्चुअल होती है। इसको भी पीछे ले जाओ, ये जहां पर भी मिलेगी वहां इमेज बना देगी। ये इमेज बन गई। मतलब आपको पता है ये इससे ज्यादा लेंथ की नजर आ रही है, तो हम इसको y बता देंगे। और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? म्यू मल्टीप्लाई बाई एक्स। यहां पर जो ये हाइट है वो क्या हो जाएगी? म्यू मल्टीप्लाई बाई एक्स हो जाएगी। मान लीजिए आप ये कहना चाहते हो कि सर यहां ऑब्जेक्ट रियल नहीं है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी का मतलब यहां से डॉट डॉट लाइन आनी चाहिए, जैसे कि देखिए आपने कहा ये एक मीडियम है, ठीक है। अब की बार आपने ये कहा कि सर ये वाली जो लाइट है ना ये इंसिडेंट है, और हमने कह दिया कि ये लाइट यहां से डॉट डॉट करके मिल रही है, ऑब्जेक्ट इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। और ये अब की बार कहां रखा? रेयर मीडियम में रखा। ध्यान नहीं, क्या करोगे इसमें? आप ये कहोगे कि सबसे पहले तो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। जब आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो, एक यहां एक यहां, ये देखिए डॉट डॉट लाइन्स हो गया। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे कहां से जा रही है बेटा? ये तो डेंसर है, आप देख भी यहीं से रहे हो, डेंसर से ही देख रहे हो, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है। क्या होगा? रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। आपकी इमेज यहां मिल गई।
मतलब आपने कहा ये कितना था बेटा, x था, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, x बाई म्यू। कम हो गया ना तो म्यू से डिवाइड कर दो, अगर लेंथ बढ़ जाती है तो म्यू से मल्टीप्लाई कर दो। बस यही आपने याद रखना है कि ये म्यू टाइम्स होगा या 1 बाई म्यू टाइम्स होगा। जो रियल हाइट है या रियल डेप्थ है वो या तो म्यू, और आपके जो बोर्ड सिलेबस में है वो तो बस आपने केवल ये पढ़ना है कि आपके पास एक रियल ऑब्जेक्ट है जो डेंसर मीडियम में जो सबसे पहला डायग्राम था, और उसमें वो आपको कितनी अपरेंट हाइट पर नजर आ रहा है, तो उसके लिए आप बताओगे कि वो 1 बाई म्यू टाइम्स ऑफ रियल डेप्थ, दैट इज x बाई म्यू टाइम्स आ रहा है। क्लियर? तो ये डायग्राम आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें जो अपरेंट डेप्थ की बात कर रहे हैं, अगर n मीडियाज हैं, फॉर एग्जाम्पल आपसे कह दिया कि ये जो डेप्थ है बेटा d1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 या μ2, ये d2 है, ये d3 है, इसको μ1 μ2 और ये μ3, ये अलग अलग डेप्थ है, 3 अलग अलग मीडियम है, ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द अपरेंट डेप्थ, मतलब इसकी इमेज कहां बनेगी, तो इमेज आप y ले रहे हो, इमेज जो आप y ले रहे हो y इज इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला लगाना है, d अपॉन μ1 प्लस d2 अपॉन μ2 प्लस d3 अपॉन μ3, जितने भी मीडियम है उनको डिवाइड करके ऐड करते हुए चलेगा। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मेरी बात समझ गए? तो आप लिख सकते हो we take 3 या n number of mediums of different depth d1 d2 d3 having refractive index of μ1 μ2 μ3, then apparent depth that is y is equal to, हम x ले रहे थे, यहाँ पर डेप्थ लेनी है d1 अपॉन μ1 d2 अपॉन μ2 d3 अपॉन μ3 प्लस अप टू, इस तरह से आपने ये करना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसमें आप इसको कर सकते हो। उसके बाद आप लिखेंगे शिफ्ट ड्यू टू ए ग्लास स्लैब। चलो देखिए, शिफ्ट ड्यू टू ग्लास, हम वाटर की बात कर रहे थे, आप गिलास स्लैब भी ले सकते हो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो गिलास स्लैब की भी होती है। आपसे ये कह दिया जाए कि गिलास स्लैब कितना शिफ्ट कर दिया है, तो क्या शिफ्ट करना है, लेटरल शिफ्ट पूछा है या नॉर्मल शिफ्ट पूछा है, तो वो देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं नॉर्मल शिफ्ट, जो हम पढ़ चुके हैं, एक बार बता भी चुके हैं, फिर मैंने कहा था कि चलो मैं बाद में बता दूंगा, तो उसका जिक्र कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आपके पास बेटा ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट। एक मिनट, डायग्राम साफ बना देते हैं। जो अभी अभी आपको पता भी होगा, जो हमने क्या कहा था भाई, हम माइनस कर देंगे, जिसमें आपके पास आया था नॉर्मल शिफ्ट 1 माइनस 1 बाई म्यू इंटू एक्स, जो आया था वही, उसी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, उससे दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ये कहा कि भाई इसकी जो थिकनेस है ना उसको टी मान लेते हैं, ये ग्लास स्लैब है, इसकी थिकनेस को क्या मान लिया, टी, ये ग्लास स्लैब, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2। मैंने ये कहा कि यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। एक मिनट में देखता हूँ, हाँ आ रहा है। देखिए बेटा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, हम तो इमेज बनाना चाहते हैं। अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि यहाँ नॉर्मल ड्रॉ होगा। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया बेटा, क्या ड्रॉ कर दिया बेटा, नॉर्मल, ठीक है। हमने कहा ये I1 इंसिडेंट एंगल है। अब नॉर्मल ड्रॉ हो गया तो हम ये कहेंगे कि रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल N1, ये A पॉइंट, ठीक है। और अब रे ऑफ लाइट क्या होगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल है तो हमने कह दिया ये बेंड हो गई, ठीक है। अब ये एंगल तो और भी कम हो गया, दैट इज I2 बता देते हैं इसको। इस एंगल को क्या बता दिया हमने, I2 एंगल बता दिया। रे ऑफ लाइट यूं जा रही है। अब क्या कहेंगे बेटा, अगर ये रे ऑफ लाइट यहाँ, अब जो सेकेंड सरफेस है, इस पॉइंट को मैंने बी पॉइंट बोल दिया और एक और नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, क्योंकि नॉर्मल तो ड्रॉ करना है, क्योंकि अब रे ऑफ लाइट, देखिए मैंने क्या कहा था, ये रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है बेटा। व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। अब मैंने ये कहा कि अब रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है बेटा, अब डेंसर से बाहर निकल रही है, देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगेन ये वापस से बाहर निकल जाएगी नॉर्मल से। अब बाहर निकल जाएगी तो इस एंगल को क्या कहते हैं बेटा, I3। ये क्या, कौन सी रे ऑफ लाइट हो गई, इमरजेंट रे। वैसे तो आप सीधा कह सकते हो I1 इज इक्वल टू I3, पढ़ चुके हैं हम ये तो, कि जो यहाँ I1 लिया हुआ है वही सेम I3 यहाँ होगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। चलो छोड़िए, आप इसकी बात वैसे नहीं है, हमने तो केवल इसको प्रूव करना है। देखो बेटा, ये रे ऑफ लाइट अगर हम देखें तो फर्स्ट सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं, OA इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट एंड मेक इमेज एट, कहां पर बना रही है, देखो ये आगे तो कहीं मिलेगी नहीं। आप ये कहोगे सर हम तो इसको आगे बढ़ाएंगे, कहीं नहीं बनेगी, हम इसको पीछे बढ़ा देते हैं बेटा। और कहां बना दी बेटा, I1। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। इसने इमेज कहां बना दी बेटा, I1 पर बना दी। मेरी बात समझ गए। अभी अभी हमने पढ़ा था वी नो। मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि इस सरफेस से ये ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पर है, तो इसी सरफेस से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या लिख देते हैं बेटा, m लिख देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को n लिख देते हैं। देखिए जो OM है, OM इज इक्वल टू x हो गया, तो बेटा MI कितना हो जाएगा, अभी अभी पढ़ा था हमने। अगर ये रियल ऑब्जेक्ट है, रेयर मीडियम में है, तो इमेज I1 पर बनी है, लेंथ इंक्रीज हो गई तो क्या कर देंगे, म्यू टाइम्स, दैट इज म्यू इनटू x। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। समझ आ गया, हमने ये फॉर्मूला जो था वो लगा दिया कि रेयर मीडियम में अगर ऑब्जेक्ट है, डेंसर मीडियम में जा रहा है, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इमेज दूर बनेगी, और कितनी शिफ्ट कहां पर नजर आएगी हमें, x इंटू म्यू। कोई डाउट है तो बोलिए, ठीक है। अब ये हमने बता दिया कि ये हमारे पास MI1 बन गई। चलो ठीक है, MI1 इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू x हो गया। चलो देखिए, अब मैं ये कह रहा हूं हियर, जो हमारे पास, बेटा बंद करो, जो हमारे पास ये जो AI1 जो जा रही है, या हम कहेंगे AB, जो B पॉइंट आपने यहां लिया हुआ है, ये B पॉइंट यहां नहीं है, ये ऊपर है, AB, दैट इज, इसी को ही हम क्या कहेंगे बेटा, BI1। वैसे ये लाइन आपको शायद थोड़ी सी टेढ़ी नजर आ रही है ना, इसी को सीधा कर देते हैं फिर हम। अच्छे से समझ आ जाएगा फिर आपको।
अब नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल आपने यहां ड्रॉ किया था। अब बाहर की तरफ रे ऑफ लाइट जाएगी, तो बाहर की तरफ जाएगी तो यू मिलेगी। इसको आपने I3 बताया, इमेजिन किया। जो ये AB है, ये पीछे बढ़ाने पर ही तो आई है, एक्ट्स एज इंसिडेंट, समझ आ गया। और ये C पॉइंट एंड BC एज रिफ्रैक्टिव। जो इंसिडेंट होती है वो ऑब्जेक्ट का काम करती है, मतलब अब की बार ऑब्जेक्ट क्या है, हियर ऑब्जेक्ट I1N, दैट इज I1N। देखिए इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई है। अब ये सरफेस कितना दूर है यहां से, I1N। I1N कितना है बेटा, शायद I1N देखो तो म्यू एक्स प्लस टी, बोलो है कि नहीं, ये इतना दूर है। और अब ये क्या कर रहा है, अब ये रिफ्रेक्ट कर रहा है, इज रिफ्रेक्ट। तो अब की बार जो ये जो हमारे पास इमेज बनेगी, तो हम इसको क्या करेंगे, डॉट डॉट करके पीछे मिलाएंगे। और ये हमारे पास क्या बना, आई। तो अब हमारे पास क्या है, अगर मैं MI, ये जो हमारे पास जो इमेज बनी है वो NI बनी है, यहां से बनी है ना बेटा NI। अगर NI निकालेंगे तो अब की बार क्या हो जाएगा बेटा, म्यू एक्स प्लस टी अपॉन क्या हो गया बेटा, म्यू। बोलो हो गया कि नहीं, ये हमारे पास क्या आ गया, NI आ गया। अब हमने NI निकाल दिया, हमने क्या निकालना है बेटा, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट हमारे पास क्या है, NI, नॉर्मल शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज OI। ये जो हमारे पास है ये नॉर्मल शिफ्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर था और हमें नजर यहां आया। मेरी बात समझ गए। तो ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट होकर नजर आया, OI शिफ्ट होकर नजर आया। तो हमने OI निकालना है। OI कैसे निकालेंगे बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, ON माइनस NI लिख सकते हैं, ON माइनस क्या लिख सकते हैं, NI। बोलो कह सकते हैं कि ON माइनस NI। पॉइंट क्लियर है। और बेटा ध्यान से अगर देखें तो OI इज इक्वल टू ON माइनस ऑफ NI। डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, MI प्लस NM, MI प्लस NM। बोलो कह सकते हैं कि दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। आप देखिए ध्यान से, OI इज इक्वल टू ON एक्स प्लस टी माइनस ऑफ MI, ये वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, MI कैसे निकाल सकते हो बेटा, हमने अगर ध्यान से देखो तो NI निकाला हुआ है, NI डायरेक्ट निकाला हुआ है, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे, म्यू एक्स अपॉन म्यू माइनस टी अपॉन म्यू हो गया, सॉरी प्लस ये वैल्यू है। NI हमने सीधा निकाला हुआ है, तो ज्यादा वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, NI रहने दो। तो म्यू से म्यू कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स प्लस टी माइनस ऑफ x माइनस टी बाई म्यू, एक्स एक्स कैंसिल, क्या आ गया आपके पास, OI इज इक्वल टू टी कॉमन ले लिया 1 माइनस 1 बाई म्यू। शायद अगर आप देखो तो यही फॉर्मूला है। टी वहां हमने क्या लिया था, जो डेप्थ थी उसको x माना था, ऑब्जेक्ट को डेप्थ में रखा था, यहाँ इसकी थिकनेस है, तो हम किसके टर्म में लिख देंगे, टी की टर्म में लिख देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, OI आ गया। तो आप इसको एक बार करके देखिए, अगले लेक्चर में हम दूसरा इसी का ही अगला पार्ट कराएंगे और इसको एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करा देंगे। आप यहीं तक करके देखो। थैंक यू।